नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्राइनेस से लेके और सोरियासिस तक की। ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बट ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं एक ही लाइन के ऊपर अप्लाई करती हैं। ड्राइनेस एक साइड पे रहती है और सोरियासिस एक साइड पे। कुछ लोग ड्राइनेस को सोरियासिस के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, सोरियासिस को ड्राइनेस के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, डैंड्रफ को सोरियासिस से करते हैं। तो ये सारा एक जंबल्ड अप कह लीजिए एक विषय है, और इसी को एक एक करके आज मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि ड्राइनेस को कैसे पहचाने, डैंड्रफ को कैसे पहचाने, सोरियासिस है उसको कैसे पहचाने, और फिर जो लेटेस्ट रिसर्च है, फंक्शनल मेडिसिन की रिसर्च है, उसमें ये कि कैसे सप्लीमेंट से या फूड की कुछ हैबिट्स चेंज करके हम इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बात शुरू कर लेते हैं ड्राइनेस से। आपके स्कैल्प के अंदर प्रॉपर ऑयल जो सिक्रीट होना चाहिए, या जो ऑयल ग्लैंड्स हैं आपके, उनकी सिक्रीशन अगर प्रॉपर नहीं है तो स्किन के ऊपर आपको ड्राइनेस दिखने लगेगी। जैसे ही स्किन ड्राई होती है तो स्किन के जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं उनका आपस में जो चिपकने या इकट्ठे रहने की ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। खत्म होने पे जैसे स्किन के सेल्स हल्का सा एक्सपोज करेंगे, नीचे नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं, जैसे हल्की सी नर्व एंडिंग एक्सपोज होगी तो आपको ऊपर से खुजली जैसा या इचिंग जैसा आपको फील होगा। सो ड्राइनेस में भी ऐसा ही है, सोरियासिस में भी ऐसा ही है। अब इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? देखिए, ड्राइनेस का एक जनरलाइज्ड सर्दियों में होगी ड्राइनेस, बिकॉज उस वक्त हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती, हमें बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं स्वेट ग्लैंड्स और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इनकी जो एक्टिविटी होती है कहीं ना कहीं आपस में मैच कर रही होती है। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है, पसीना नहीं आ रहा है, तो ड्राई स्किन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए सर्दियों में हमें ड्राई स्किन ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ड्राई स्किन का सिंपल सा सोल्यूशन है, ड्राई स्किन कभी झड़ेगी नहीं। आप उसको हाथ से अगर ऊपर झाड़ेंगे, किसी व्हाइट पेपर के ऊपर आप झाड़ेंगे या ब्लैक पेपर के ऊपर झाड़ेंगे, तो आपको नीचे कुछ भी फ्लेकीनेस से कुछ भी गिरता हुआ नहीं महसूस होगा, और स्किन आपको व्हाइटिश हल्की फ्लेकिंग उसके ऊपर दिखाई देगी, इचिंग के साथ दिखाई देगी। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, प्रेफरेबली कोकोनट ऑयल, मैं अपने सारे वीडियोस में बताता हूँ कि कोकोनट ऑयल ही एक ऐसा ऑयल है जिसकी जो कंपोजिशन है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सीबम। तो कोकोनट ऑयल इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। जब भी अगर आपको ड्राइनेस अगर आपने डायग्नोस किया स्कैल्प के ऊपर है, तो लगाते ही तुरंत विद इन 15-20 मिनट्स आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सेकेंड आ जाते हैं डैंड्रफ के ऊपर। डैंड्रफ में अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि अगर स्किन के ऊपर जो आपकी नॉर्मली रूटीन में फंगस रहती है, मेलेसिजिया बोलते हैं उसको, 3-4 अलग अलग उसकी वैरायटीज रहती हैं, तो वो फंगस अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट में आपके स्कैल्प के ऊपर ग्रो करने लग जाए तो आपके स्किन के टर्नओवर रेट को भी बढ़ा देगी। प्लस जो फंगस के अपने बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी स्कैल्प के ऊपर एक्यूमुलेट होने, इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। डैंड्रफ ऐसा भी होता है कि आप झाड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, और डैंड्रफ ऐसा भी होता है कि स्कैल्प के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल आपको महसूस हो कि स्कैल्प के ऊपर कुछ चिपका हुआ है, और फिंगर से करते हैं तो हल्की हल्की कुछ भी आप नीचे कुछ गंदगी फिंगर के नीचे देख सकते हैं। तो जो डैंड्रफ होता है वो आएगा एक्स्ट्रा ऑयल की सिचुएशन में, जब बॉडी ज़्यादा ऑयल सिक्रीट कर रही है या ऑयल नॉर्मली सिक्रीट कर रही है पर जो एक्स्ट्रा ऑयल एक्यूमुलेट हुआ उसको हम साफ नहीं कर पा रहे। इन दोनों ही स्थितियों में स्कैल्प के ऊपर आपकी फंगस जमा होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरी सिचुएशन है, आप साफ भी कर रहे हो, आपका ऑयल सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ड्यू टू स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो बॉडी के अंदर जो फाइट फ्लाइट वाले हार्मोन्स हैं वो स्किन का टर्नओवर रेट नेचुरली ही बढ़ा देते हैं। तो इसमें ऑयल का कोई फंडा नहीं रहेगा, सिर्फ आपकी स्किन भी आपको ड्राई फील होगी, और ड्राई स्किन के ऊपर आपको फ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा फील होंगे। वहाँ पे फंगस उस डेड स्किन को खाने के लिए फिर से अपना जो उसकी ग्रोथ है उसको मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम रहता है। पहले स्टेप पे अगर आपने ऑयल लगाया, आपको रिलीफ नहीं मिला, और आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन में फ्लेकीनेस बढ़ गई है, तो समझ लीजिए फिर ये डैंड्रफ है। इसके लिए जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं, जिसमें मैं कीटोकोनाजोल बताता हूँ, कोल्टार बताता हूँ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2% कीटोकोनाजोल बहुत अच्छा काम कर देता है। ऐसी स्थिति में जो देसी घरेलू उपाय हैं, फॉर एग्जाम्पल एकदम से स्कैल्प को एसिडिक कर देना विद द हेल्प ऑफ लेमन जूस, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, या खट्टी दही जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, तो उसको आप स्कैल्प पे लगा के 10-15 मिनट रखेंगे तो उसकी जो एसिडिक इम्पैक्ट है उससे फंगस की ग्रोथ डाउन हो जाती है। कुछ माइल्ड केसेस में वो भी काम कर जाता है। डैंड्रफ में ऑयल से प्रॉब्लम बढ़ेगी, ड्राइनेस में ऑयल लगाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं इनका एक एक्सट्रीम वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं सोरियासिस। अब सोरियासिस क्या है? ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून मतलब कि आपका शरीर जो है
आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स वो सेल्स जो आपकी बॉडी के, आपके शरीर की रक्षा करते हैं, वो वाले सेल्स आपकी स्किन के अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं। इतना समझ लीजिए कि आपके इम्यून सेल्स स्किन के आके नीचे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, क्लस्टरिंग शुरू कर देते हैं। इसके पीछे जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। फादर से आगे सन के अंदर, मदर से सन के अंदर, दोनों तरफ से अगर सिर्फ इसका सोरियासिस का अगर जीन आ गया है तो फिर बच्चों में भी ये देखने को मिल जाती है। इसके ट्रिगर पॉइंट होते हैं सोरियासिस के, वो होती है स्ट्रेस। अगर आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है या आपका मेंटल, इमोशनल किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेस है, तो जीन अगर पड़ा हुआ है तो जीन को वो किक स्टार्ट कर देगी और आपको सोरियासिस के सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब सोरियासिस के सिम्टम्स डैंड्रफ के सिम्टम से डिफरेंट कैसे हैं? सोरियासिस में क्या होता है? सोरियासिस में भी ना पैचेस बनते हैं। डैंड्रफ के अंदर जो पैच होता है वो बहुत आपको ऐसे इकट्ठे एक जगह पे नहीं दिखाई देगा। इट्स अ जनरलाइज्ड थिंग। लाइक स्कैल्प है तो पूरा स्कैल्प एकदम से आपको दिखाई देगा कि बाउंड्रीज उसकी बहुत कम है। सोरियासिस के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर डिफाइंड आपको बाउंड्री मिलेगी, प्लस अगर उसके स्कैब्स को, उसकी जो परतें बनी हुई है, उसको आप हल्का सा भी खुजाओगे तो वहां नीचे से ब्लीडिंग होगी। सोरियासिस को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला जो मैंने देखा है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर अगर आप चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए, इंसुलिन का लोड आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, फैट्स इंक्रीज कर दीजिए और प्रोटीन्स इंक्रीज कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट केवल 10% रखिए, टोटल जो आपकी कैलोरी इंटेक है उसका 10% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लो, बाकी सारा आप फैट से और प्रोटीन से। सिर्फ आपका फूड की ये कंपोजिशन चेंज करने से मैंने नोटिस किया है अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सेकंड जो बहुत अच्छी इफेक्टिव चीज़ है इसके अंदर वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। जैसे ही आप फिजिकली एक्टिव होते हैं आपको पसीना आता है, हल्का सीबम आपका बॉडी के अंदर से निकलने लगता है, तो सीबम के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो स्कैल्प को या स्किन को हमारी को एक बार सूदन आउट करते हैं। ये मैं सिर्फ स्कैल्प के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल जो बॉडी के अंदर सोरियासिस है उस पर मैं बाद में आऊँगा, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, सप्लीमेंट्स कैसे हैं, मेडिसिन कैसे हैं। तीसरा होता है कि जो स्कैब्स हैं उनको हटाने के लिए हम कोल्टार यूज़ करते हैं। कोल्टार का लोशन जैसे लगा के आपने छोड़ दिया फॉर अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 मिनट्स और फिर उसको कीटोकोनाजोल शैम्पू से आपने वॉश कर दिया, इससे भी सोरियासिस के पेशेंट्स के अंदर हमें आराम मिलता है। मैं कुछ सप्लीमेंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि ओवरऑल ड्राइनेस से लेकर और यहाँ तक सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला आता है इसमें विटामिन डी। विटामिन डी आपको जो लेबोरेटरी के अंदर मान लीजिए कि हाईएस्ट लेवल 45 है तो आपको 50 के आसपास मेंटेन करके रखना है। चाहे उसके लिए आपको वीकली बेसिस पे विटामिन डी के सेशे लेने पड़े या आप कैप्सूल सॉफ्ट जेल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर विटामिन डी हायर साइड पर रखना। सेकेंड है विटामिन B12। B12 का जो सोर्स रहता है वो केवल और केवल जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर आपको विटामिन B12 मिलता है। बॉडी के अंदर जो हमारा गट बैक्टीरिया है कुछ हद तक विटामिन B12 वो भी तैयार करते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्प्राउट्स हैं, जो अंकुरित दालें हो गई, पल्सेस हो गई, उसके अंदर भी कुछ हद तक आपको विटामिन B12 मिलता है। पर अगर विटामिन B12 की कमी है तो आप सीधा सीधा विटामिन B12 के जैसे बिकासूल का कैप्सूल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत अच्छा रोल देखा गया है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का देखा गया। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दो तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे को फैट्स के अंदर मिलते हैं, ऑयल्स के अंदर मिलते हैं, सैचुरेटेड फैट्स में नहीं मिलते। तो ओमेगा 6 जो है वो आपका रूटीन जो आपके जो खाने के तेल हैं, सोयाबीन का तेल है या फॉर्चून, कुछ भी ले लीजिए, उसमें ओमेगा 6 आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें पर्टिकुलरली सोरियासिस के लिए ओमेगा 3 चाहिए होता है। अब ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? बेस्ट सोर्स जो ओमेगा 3 का है वो है चिया सीड्स के अंदर से। चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, भांग के जो बीज होते हैं, हालांकि दे आर नॉट दैट इजीली अवेलेबल। चिया सीड्स बेस्ट सोर्स है और उसके कंपैरिजन में उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम सोर्स माने, पोटेंट सोर्स माने, तो व्हीट जर्म ऑयल है। व्हीट जर्म ऑयल क्या होता है कि आपने गेहूं को थोड़ा सा अंकुरित किया, जस्ट जैसे ही उसका स्प्राउट निकल रहा है व्हाइट कलर का, वहां पे आपने उसको पीस के या कोल्ड प्रेस के द्वारा या किसी भी मेथड से उसके अंदर से ऑयल निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल के अंदर ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 ml भी अगर आप ले लेते हैं डेली ओरली तो वो आपके ओमेगा 3 की पूरी जितनी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर देता है। देन आ जाता है सेलेनियम। सेलेनियम का बहुत अच्छा रोल देखा गया है सोरियासिस के अंदर भी, डैंड्रफ के अंदर, ड्राई स्किन के अंदर। और सेलेनियम कहाँ से मिलता है? ओट मील से। ओट मील के अंदर से आपको सेलेनियम एक प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी के अंदर, अच्छे अमाउंट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये हैं कुछ जनरल सप्लीमेंट्स जो कि इन एडिशन टू मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो ये अगर आप साथ लेते हैं तो मेडिसिन का इफेक्ट आपका 2 से 3 गुना
इंप्रूव हो जाएगा। और सोरियासिस का सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी स्ट्रेस लेवल्स के साथ, बहुत जबरदस्त तरीके से इसके एसोसिएशन देखी है मैंने कि जो लोग सो कॉल्ड डिप्रेशन में या नेगेटिव थिंकिंग के स्पाइरल में अटके हुए हैं, सोरियासिस वहां पे अपना पूरा पकड़ के रखेगी जब तक वो स्ट्रेस लेवल्स ठीक नहीं हो जाते। फिजिकल स्ट्रेस में भी ये सामने आ जाती है सोरियासिस, और आपकी जब इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस होती है उसमें भी ये सामने आ जाता है। तो ऐसे में मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। मैं पीछे एक वीडियो में बता चुका हूँ, एक बहुत सिंपल सी मेडिटेशन मैंने डिज़ाइन करी है, लेफ्ट और राइट आपको कॉलम्स डिज़ाइन करके, वो आप देखेंगे चैनल में तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी बहुत हेल्पफुल है। फिर आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर सोरियासिस में जो प्राइमरीली हम लोग यूज़ करते हैं वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपके इम्यून सेल्स को कुछ हद तक डंप कर देना, डिपेंडिंग अपॉन द डोज। बहुत कम डोज है, बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स डाउन हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है कि इम्यून सेल्स ही हमारे दुश्मन है, उन्हीं को हमने दबाना है, उन्हीं को हमने डाउन करना है, उनके फंक्शन को एक बार बीच में हैम्पर कर देना है, तो हमारी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होने लगती है। फिर स्लोली हम स्टीरॉइड्स को धीरे धीरे करके टेपर डाउन करके बंद कर देते हैं। जो हमारा अंदर जो स्टीरॉइड की प्रोडक्शन है उसमें दिक्कत नहीं आती और इवेंचुअली आपको सोरियासिस के अंदर आराम मिलने लगता है। सोरियासिस में होम्योपैथी का भी रोल काफ़ी अच्छा देखा गया है। अभी प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस है, मैं किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। जहाँ हमारे क्लाइंट को, जहाँ हमारे पेशेंट को फ़ायदा मिलता है अपन वही बात करते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर भी इसका अच्छा रोल देखा गया है। होम्योपैथी की मेडिसिन से, ऑल्दो मेडिसिन लेनी बहुत लंबे समय तक पड़ती है, बट उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग। मेरे कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के क्लाइंट्स को जिनको सोरियासिस थी पहले, और अब ट्रांसप्लांट के बाद हम बहुत ज़्यादा देखो स्टीरॉयड और ये सब चीज़ें नहीं दे सकते, तो ऐसे में बाई चांस अगर आपके साथ ये हुआ है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के दौरान भी आपको मेंटल ट्रॉमा नहीं है, चलिए आप बहुत सेंसिटिव हैं और ट्रांसप्लांट को बहुत सीरियसली आपने ले लिया, हालांकि जो टेक्निक सब हम यूज़ कर रहे हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, बट आपने अगर उसको बहुत ऐसे ले लिया कि स्ट्रेस में आ गए आप, तो फिर वो सोरियासिस आपकी एकदम से ट्रिगर हो जाएगी। और ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ स्कैल्प पे यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल देखा गया। मेरे दो से तीन क्लाइंट्स हैं अभी पिछले पास्ट ईयर में, इनको मैं अपनी तरफ से मेडिसिन नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो मेडिसिन हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करी थी, तो वहाँ होम्योपैथी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने में आया। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम। कुछ और अगर आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो नीचे आप डाल सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।